गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ऑनलाइन के सेशन को, जिसमें सबसे पहले हम राजस्थान की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और राजस्थान की हिस्ट्री में हम जो पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक होता है वो पर्टिकुलर किसी वैकेंसी के लिए नहीं होता है। अगर आपके सिलेबस में सभ्यताएं दे रखी हैं तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हों या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हों, इसके अलावा चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पहली सभ्यता से, जिसका नाम है कालीबंगा। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? कालीबंगा सभ्यता को पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट सभ्यता है, क्योंकि जब भी सभ्यताओं से प्रश्न पूछा जाता है तो कालीबंगा से तो अमूमन प्रश्न बन ही जाता है। इसलिए हम कालीबंगा को थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये आज की जो क्लास है इसमें से आधा टाइम कालीबंगा के लिए निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कालीबंगा से प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी हम किसी सभ्यता की बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर सभ्यता है वो किस ज़िले में स्थित है। जैसे मैं कहूँ कि बताइए कालीबंगा सभ्यता किस ज़िले में स्थित है, तो हम बताएंगे हनुमानगढ़ ज़िले में। किस ज़िले में स्थित है? हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। दूसरा हम बात करेंगे कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो उस नदी का नाम हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कई जगह इस घग्गर नदी की जगह दृष्टद्वती नदी दे देता है। देखिए, इसे हम कहते हैं दृष्टद्वती नदी, इसी को हम कहते हैं सरस्वती नदी, और इसी घग्गर नदी को हम क्या भी कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं मृत नदी। हालांकि घग्गर नदी की चर्चा हम अफवाह तंत्र में डिटेल से करेंगे। फिलहाल तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। दूसरा जो प्रश्न बनता है, सामान्य प्रश्न, वो ये बनता है कि जो कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। एक बार प्रश्न पूछा भी गया है कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। कैसे रंग की चूड़ियाँ? काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा का अर्थ क्या ही होता है? चूड़ी होता है, इसलिए कालीबंगा का मतलब क्या हुआ? काले रंग की चूड़ियाँ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कालीबंगा जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हम बताएंगे ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ये तो हुई इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो अगर सामान्य रूप से भी पूछेगा तो सीधा प्रश्न बनेगा कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम बताएंगे काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हम बताएंगे सिंधी भाषा का। अब आगे हम बात करें तो एक प्रश्न बनता है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी हमें सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम है एल.पी. टेस्सीतोरी। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है? एल.पी. टेस्सीतोरी ने दी है। टेस्सीतोरी। ये एल.पी. टेस्सीतोरी थे, ये इटली के विद्वान थे। तो एल.पी. टेस्सीतोरी ने ही हमने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की क्या दी है? जानकारी दी है। लेकिन कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो किसने करी है? वो करी है अमलानंद घोष ने। याद रखिए 1952 में। कब करी है? 1952 में। और किस व्यक्ति ने की है? उस व्यक्ति का नाम है अमलानंद घोष। उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है अमलानंद घोष। ठीक है, जानकारी देने वाले तो व्यक्ति कौन थे? एल.पी. टेस्सीतोरी। और खोज किसने करी है? अमलानंद घोष ने। और
इस सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता, अगर उत्खननकर्ता की हम बात करें तो इसका जो उत्खनन हुआ है वो 1961 में किया गया था और उस व्यक्ति का नाम था बीबीलाल और बीके थापर। बीबीलाल और एंड बीके थापर, बीके थापर, बीबीलाल और बीके थापर, इन दोनों को याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कई बार। अब देखिए याद कैसे करेंगे। एक तो हमें पता होना चाहिए खोजकर्ता, तो खोज तो की है 1952 में और किसने करी है? अमलानंद घोष ने। तो खोज के संदर्भ में तो आप ए याद रखें, ठीक है। और उसके बाद में उत्खनन, सबसे पहले अगर खोज हो गई कि भाई यहाँ कोई सभ्यता है, उसके बाद में उस सभ्यता का उत्खनन चालू हो जाएगा, उसको खोजना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उत्खननकर्ता 1961 में उत्खनन हुआ है और उत्खननकर्ता के साथ में हम बी याद कर लेंगे। ए से तो क्या याद करी हमने? इसकी खोज याद करी, तो ए से खोज करी मतलब अमलानंद घोष। उसके बाद में एक के बाद में कौन आता है? बी आता है, बी से उत्खनन, याद रह जाएगा। खोजकर्ता कौन? अमलानंद घोष और उत्खननकर्ता बीबीलाल और बीके थापर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। उत्खनन हो गया, खोज हो गई। जैसे उत्खनन हुआ तो इसका जो उत्खनन है मुख्य रूप से दो टीलों के रूप में किया गया। एक जो टीला है इसे हम कहते हैं पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और दूसरा जो टीला था उसे हम कहते हैं पूर्वी टीला। ठीक है। पश्चिमी टीले में दुर्ग के अवशेष मिलने के कारण इसे क्या कहा गया? दुर्ग टीला कहा गया। और पूर्वी टीले में नगर के अवशेष होने के कारण या नगर मिलने के कारण इसे क्या कहा गया? नगर टीला कहा गया। तो मुख्य रूप से दो टीलों के रूप में खुदाई हुई इसकी। पश्चिमी टीले की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो पश्चिमी जो टीला था इसे उच्च या कुलीन टीला कहा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित था, तो ऐसा माना जाता था कि जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे या शासक वर्ग के जो व्यक्ति थे जो यहाँ पर शासन करते होंगे, वो थोड़ा सा अपना ऊंचाई पर घर बनाते थे। जैसे राजा महाराजाओं की बात करें तो राजा महाराजा हमेशा किले में रहते थे, यानी कि दुर्ग में रहते थे। अतः यह माना गया कि यहाँ पर इस दुर्ग टीले में कोई उच्च या कुलीन वर्ग रहा होगा। ठीक है। ये जो आपका पश्चिमी टीला था मुख्य रूप से इसकी 5 स्तर पर खुदाई की गई। कितने स्तर पर खुदाई की गई? हम कह सकते हैं इसकी जो खुदाई की गई वो 5 स्तर पर की गई। इन 5 स्तरों में हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि पहले स्तर पे एक लेवल पे ये खोदा गया, दूसरे लेवल पे ये खोदा गया और तीसरे लेवल पर ये खुदाई हुई। प्रारंभिक जो 3 स्तर थे यहाँ पर तो हमें मिली है हड़प्पा कालीन जानकारी। ठीक है। और 2 स्तर जो थे लास्ट के, ये स्तर और एक ये स्तर, इन 2 स्तरों पे हमें मिली है प्राक हड़प्पा कालीन जानकारी। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से थोड़ा सा पहले, प्राक हड़प्पा। और हड़प्पा कालीन 3 स्तर से। हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है, हड़प्पा कालीन है या प्राक हड़प्पा कालीन है। तो
कालीबंगा को माना जाता है हड़प्पा कालीन, यानी कि कालीबंगा किस प्रकार की सभ्यता है, यह है एक कांस्य युगीन सभ्यता। अगर ये ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा इतना याद रखें कि कालीबंगा की जो खुदाई है वो कितने स्तरों पर की गई है, 5 स्तरों पर की गई है, जिसमें से 3 जो स्तर हैं यहाँ से हड़प्पा कालीन जानकारी मिली है जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, और 2 स्तर पे मिली है प्राक हड़प्पा कालीन जानकारी जिसे हम ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं। कहाँ से मिली है जानकारी, पश्चिमी टीले से मिली है। ठीक है, पश्चिमी टीले को क्या भी कहा जाता है, उच्च या कुलीन वर्गीय कहा जाता है। अगर यहाँ बात करें पश्चिमी टीले में तो यहाँ ये जो दिशा है आपकी, ये दिख रही है उत्तर पश्चिम दिशा। इस उत्तर पश्चिम दिशा में हमें सवाधान के साक्ष्य मिले हैं। सवाधान तो जानते ही हो, सवाधान किसे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जब जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो अंतिम संस्कार होता है उसे हम सवाधान कहते हैं। यहाँ पर जो सवाधान मिले हैं, यहाँ पर सवाधान की 3 पद्धतियाँ मिली हैं। कालीबंगा में सवाधान की कितनी पद्धतियाँ मिली हैं, 3 पद्धतियाँ मिली हैं, जिसमें हम बात करें सबसे पहले जो पद्धति थी वो थी पूर्व समाधान, पूर्ण समाधान। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। एक है आंशिक, दूसरे नंबर का जो समाधान है वो है आंशिक समाधान। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। और तीसरी जो पद्धति है वो मिली है कलश समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान में क्या होता था कि मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ये इसकी ये कब्र खोद दी गई, मरने के बाद की बात है ये। कब्र खोदने के बाद में इस व्यक्ति को इस कब्र में लेटा दिया गया, ये व्यक्ति है, ये कब्र में हमने लेटा दिया, और इसके साथ में जो इसकी आवश्यक सामग्री है, यानी कि ये सामग्री है, हम कह सकते हैं कि ये कोई दैनिक जीवन की सामग्री है। जैसे मान लीजिए कि ये डेथ होने के बाद में जो कपड़े लगते हैं, इसके जो कपड़े वगैरह हैं वो भी इसके साथ में दफना दिए गए, कब्र में खोदा गया कब्र को। और ये जो कब्र है ना, ये कब्र की आकृति कैसी दिख रही है आपको, आयताकार है। कब्र की आकृति कैसी है, आयताकार है पूर्ण समाधान में। और व्यक्ति को लेटाया गया कब्र के अंदर, और इसमें इसकी जो आवश्यक सामग्री थी वो रखी गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के जो समय के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तभी तो वो इन सामग्रियों को इसके साथ में दफनाते थे। दूसरा है इसमें आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता था, एक गोल कब्र खोदी जाती थी ना। कब्र कैसी होती थी, कब्र होती थी गोल। इसमें व्यक्ति को रख दिया जाता था, लेटा दिया जाता था। अब जानते हैं कि गोल कब्र होगी तो लेटेगा तो कैसे, है ना। सीधा उसको कब्र खोद के उसमें डाल दिया जाता था और ऊपर से इसको ढक दिया जाता था। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं आंशिक समाधान। और तीसरी है कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब हम कह सकते हैं कि उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था, जो वर्तमान में करा जाता है। वर्तमान में क्या करते हैं कि लकड़ी रखी मान लीजिए यहाँ पर, और उन लकड़ियों पर व्यक्ति को क्या कर दिया गया, लेटा दिया गया। उसके बाद में इसमें आग लगा दी गई, और उसके बाद में इसकी बन जाती है क्या, राख। और उस राख को, ये राख बन गई मान लीजिए, और उस राख को एक कलश के अंदर क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं कलश समाधान।
तो आपको याद ये रखना है कि कालीबंगा सभ्यता में समाधान की कुल कितनी पद्धतियां? 3 पद्धतियां। कौन कौन सी? पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। इनके अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है कि यहाँ से जो साक्ष्य क्या मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से किस किस के साक्ष्य मिले हैं, यानी क्या क्या जानकारियाँ हमें यहाँ से मिलती है उनके बारे में। सबसे पहले तो हम कुछ नवीन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो यहाँ से सीधे पूछे जा सकते हैं। इनको बताने से पहले मैं ऊपर की तरफ आपको ले चलता हूँ एक बार रिवाइज कराने के लिए। देखिए कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द। कालीबंगा के सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? एलपी तेसीतोरी। और कालीबंगा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने करी? खोज अमलानंद घोष ने। उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। मुख्य रूप से 2 टीलों में खुदाई हुई, पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को हम कहते हैं नगर टीला और पश्चिमी टीले को हम कहते हैं दुर्ग टीला। दुर्ग टीले के बारे में एक बात ये ध्यान रखें कि इसे उच्च या कुलीन वर्गीय टीला कहा जाता था और इस टीले की खुदाई 5 स्तर पर की गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से समाधान की 3 पद्धतियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान के बाद में आंशिक समाधान और कलश समाधान। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जानकारियों की। साक्ष्य में हम सबसे पहले अगर बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पर एक रोग है जिसका नाम है हाइड्रोस्प्लीज रोग। हाइड्रोस्प्लीज रोग। इस हाइड्रोस्प्लीज रोग की जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलती है? इसकी जो जानकारी है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हाइड्रोस्प्लीज रोग होता क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है ना, यहाँ से एक खोपड़ी मिली है और इस खोपड़ी में कुल मिला के कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र हैं। कितने छिद्र? 6 छिद्र। 6 छिद्र युक्त खोपड़ी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब इस खोपड़ी को जैसे निकाला खोदकर तो क्या अनुमान लगाया गया कि ये जो खोपड़ी है इसमें जो छेद है 6 छेद, इसमें पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। इसलिए लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि भाई ये जो खोपड़ी है ना इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की ये खोपड़ी है उस व्यक्ति को हाइड्रोस्प्लीज रोग था। कौन सा रोग था? हाइड्रोस्प्लीज रोग था। और इस व्यक्ति का उपचार करने के लिए या हम कहें शल्य चिकित्सा करने के लिए इस खोपड़ी को निकाला गया और उसमें 6 छेद किए गए। क्या करने के लिए? शल्य चिकित्सा करने के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा की जो जानकारी है, शल्य चिकित्सा की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर कालीबंगा सभ्यता में दोहरे जूते खेत मिले हैं। क्या मिले हैं? दोहरे जुते हुए खेत। दोहरे जुते हुए खेत का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुख्य रूप से कई प्रकार की फसलें की जाती थी, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, कपास, चावल इत्यादि। तो दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हम बताएंगे कालीबंगा सभ्यता से। जब बात कृषि और फसल की आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वह सभ्यता जहाँ से मिश्रित कृषि के प्रमाण मिले हैं। मिश्रित कृषि, तो आंसर क्या आएगा? कालीबंगा सभ्यता। मिश्रित कृषि के प्रमाण।
मिश्रित कृषि के प्रमाण का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि गेहूं बो रखा है और गेहूं के साथ में क्या बो दिया, जो भी बो दिया। तो इस प्रकार से एक साथ में दो दो फसलें उगाई जाती थी, जिसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि के प्रमाण मिले हैं। और जो यहाँ पर मिश्रित कृषि मिली है वो दो प्रकार के चरणों में मिली है। एक जिसे हम कहते हैं सघन पाडा और विरल पाडा। यानी कि सघन का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, और इस खेत में मान लीजिए दो प्रकार की कृषि की जा रही है। एक तो चना बोया जा रहा है और साथ में सरसों बोई जा रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। चना और सरसों एक साथ बोए जा रहे हैं, तो इसमें दो प्रकार से बो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बो दी सरसों, पहले क्या बो दी, सरसों, ये है सरसों, ठीक है। उसके बाद में एक हड़ाई निकाल देंगे, ये किसकी, चना की, ये बो दिया चना। उसके बाद में फिर सरसों, ये लो, फिर एक हड़ाई निकाल देंगे चने की, फिर बो देंगे सरसों और एक हड़ाई किसकी निकाल देंगे, चने की। तो देखो, चना जो बोया जा रहा है वो विरल बोया जा रहा है। विरल का मतलब ये हुआ कि कम मात्रा में बोया जा रहा है। और सरसों जो बोई जा रही है वो कैसे बोई जा रही है, सघन बोई जा रही है। ठीक है, तो मिश्रित जो कृषि है, मिश्रित जो कृषि है वो दो प्रकार की बोई जाती थी मुख्य रूप से। एक तो सघन पाडा और एक विरल पाडा। पाड़ा किसे कहते हैं, पाड़ा कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर है, ये कोई ट्रैक्टर है आपका मान लीजिए, ठीक है, और इस ट्रैक्टर के पीछे आपने हल जोड़ रखे हैं, या आपने मान लीजिए हल जोड़ दिए, ये लो, ठीक है। अब जैसे ट्रैक्टर आगे की तरफ चलेगा हल को लेकर, तो पीछे की तरफ ऐसे, जिसे अपन क्या कहते हैं, खूड़ कहते हैं ना, खूड़ निकलते जाते हैं, इसे ही कहा जाता है पाडा। पाडा अलग होता है, पाड़ा अलग होता है, ये पाड़ा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 3-4 हड़ाई दे दी लगातार, एक हड़ाई ये दे दी, इसके साथ में ट्रैक्टर वापस घूम के एक बार एक हड़ाई ये दे देता है ना, तो एक इसे कहेंगे हम सघन पाडा, सघन। और इसके साथ में एक छोटी हड़ाई और दे देता है, ये मान लीजिए, इसे हम कहेंगे विरल। फिर बड़ी इस प्रकार से दे देता है, तो इसे हम फिर सघन कहेंगे, सघन, ठीक है। तो इस प्रकार से मिश्रित कृषि की जाती थी, कहां पर की जाती थी, कालीबंगा सभ्यता में। अब हम बात करते हैं आगे, कृषि हो गई, यहां पर कुछ पशु भी पाले जाते हैं। कितने नंबर का क्रम हो गया, 2-3 क्रम हो गए, चौथा क्रम। पशुओं में मुख्य रूप से हम बात करें तो यहाँ पर बकरी का पालन भी होता था, कुत्ते का पालन भी होता था, ऊंट का पालन भी होता था, बैल का पालन भी होता था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें इसके पालतू पशु की, तो पालतू पशु के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुत्ते को पाला जाता था, क्योंकि सबसे वफादार जानवर कौन सा ही होता था, कुत्ता ही होता था, ठीक है। तो पालतू पशु के रूप में कुत्ता। 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ सबसे इंपॉर्टेंट। लकड़ी की नालियों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2-4 बातें और लिखवा देता हूँ। जैसे एक चिन्ह मिलता है जिसे हम कहते हैं स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक बता किसको कहते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं सातिये को। सातिये का चिन्ह देखा है, ये लो, ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दिशाओं के प्रतीक हैं, दिशा के प्रतीक है। और ये जो बिंदी दिख रही है ना, बिंदी, ये मंगल कामना का प्रतीक है,
यानी कि जब ये स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है तो हम माना जाता है कि चारों तरफ में क्या ही होगा, मंगल ही मंगल होगा, है ना। तो स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग भी वहाँ पर किया गया कालीबंगा सभ्यता में। ऐसे प्रमाण मिले हैं उत्खनन के बाद में। और क्या क्या प्रमाण वहाँ से मिले हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर 10 पद्धति में बाट मिले हैं। तोलने के जो बाट होते हैं ना, तोलने के जो बाट होते हैं वो किस पद्धति में मिले, 10 पद्धति में। यानी कि अब जो वर्तमान में जो बाट चल रहे हैं वो कैसे मिलते हैं, 1 kg का मिल जाएगा, 2 kg का मिल जाएगा, 5 kg का मिल जाएगा, इस प्रकार से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाट मिले थे वो 10 पद्धति में मिले थे, यानी कि 1.5 किलो का, 1.5 kg का, 2.5 kg का, इस तरह से 10 पद्धति में मिले थे। तो 10 पद्धति में बाट जो है वो किस सभ्यता से प्रमाण मिलते हैं, तो हम बताते हैं कालीबंगा सभ्यता से। और क्या क्या मिलता है कालीबंगा सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से मिलती है सेल खड़ी युक्त मोहरे, सेल खड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं बेलनाकार मोहरे। बेलनाकार मोहरे मिलते हैं। बेलनाकार मोहरे कहाँ पे भी मिलती है, बेलनाकार मोहरे जो हैं वो मेसोपोटामिया में मिलती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ी होगी, इस मेसोपोटामिया से क्या मिलती है, बेलनाकार मोहरे मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा सभ्यता है उसके मेसोपोटामिया के साथ में क्या भी होंगे, संपर्क होंगे या व्यापारिक संपर्क होंगे। यानी कि मेसोपोटामिया के साथ में क्या चलता होगा, यहाँ से व्यापार चलता होगा। वैसे अगर बात करें तो यहाँ कालीबंगा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मोहरे मिले हैं। चौकोर यानी कि वर्गाकार मोहरे भी मिली हैं, आयताकार मोहरे भी मिली हैं, गोल मोहरे भी मिली हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, बेलनाकार मोहरे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मेसोपोटामिया के साथ में इनका क्या चलता होगा, व्यापार चलता होगा। आगे नेक्स्ट बात हम करें, वैसे तो यहाँ से ईरानी तंदूर भी मिला है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे इनका ईरान के साथ में भी व्यापारिक संबंध होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की जो बात है वो है ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति की सड़कें। ये कई जगह मिलता है कि समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण पर काटती हुई सड़कें, ठीक है। यानी कि ग्रिड प्रणाली होती थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए एक सड़क ये चली गई, है ना, एक सड़क ये सीधी चली गई, अब दूसरी सड़क जो जाएगी ना वो इधर से ऐसे जाएगी और यहाँ एक चौराहा बन जाएगा, यहाँ रेड बत्ती वगैरह लगा देंगे। अब इस प्रकार से यहाँ सड़क जाएगी, देखो दूसरी सड़क इधर से, मुख्य सड़क इस प्रकार से आएगी और ये इधर सीधी निकल जाएगी, देखो। तो इस प्रकार से एक पैटर्न बन जाएगा जिसे हम कहते हैं ग्रिड जाल या जाल पैटर्न, ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसको हम, जिसे हम चैम्प्सफोर्ड पद्धति भी बोलते हैं। जैसे आपने कभी जयपुर में देखा होगा तो जयपुर की सड़कें जो हैं वो मुख्य रूप से ग्रिड पैटर्न पर ही बनाई गई हैं, है ना। तो समकोण पर काटती हुई सड़कें आप कह सकते हैं, इसे हम ग्रिड पद्धति कहते हैं, इसे ही हम ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। आगे 9 नंबर हो गए, 10वें नंबर पर और क्या क्या मिला है यहाँ से, यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट है 10वें नंबर का वो है भूकंप के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण। देखिए वो चीज़ें ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हालांकि कालीबंगा सभ्यता तो काफ़ी डिटेल से हम पढ़ सकते हैं कालीबंगा सभ्यता में, लेकिन ये चीज़ें तो कम से कम हमें आनी ही चाहिए। अगर कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं
तो इतना तो हमें आना ही चाहिए। आगे भूकंप के साक्ष्य भी मिले। भूकंप के साक्ष्य का कैसे पता चला कि यहाँ भूकंप आया होगा? तो यहाँ जो मकान मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन के दौरान, जो भी दीवारें मिली हैं, उन दीवारों में दरार मिली है। क्या मिली है? दरार मिली है। अब दरार मिलने का कारण ये होगा या तो वहाँ कोई सुरंग चलती होगी, है ना, और या फिर वहाँ पर भूकंप आया होगा। तो दरार मिलने का जो कारण है वो मुख्य रूप से भूकंप के प्रमाण से लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। यहाँ पर क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। एक मिनट में पेंसिल ले लेता हूँ एक बार। ये दो, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं मतलब अग्निकुंड कह सकते हैं हम, अग्निकुंड कह सकते हैं। अग्निकुंड किस बात का प्रमाण है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भाई या तो कोई हवन इत्यादि होता होगा, या फिर किसी प्रकार की बलि प्रथा होगी, यानी कि अग्निकुंड अगर मिले हैं तो किसी प्रकार की बलि प्रथा का प्रधान होगा। बलि प्रथा मतलब बलि देने ना, बलि के प्रमाण भी मिलते हैं यहाँ से कि अगर या तो किसी पशु की बलि दी जाती होगी यहाँ पर, या किसी मानव की बलि दी जाती होगी। इस प्रकार से अग्नि वेदिकाएं भी मिलती है। कहाँ से मिलती है अग्नि वेदिकाएं? कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा 6 छिद्र युक्त खोपड़े की बात हम कर चुके हैं, है ना, उससे हाइड्रोस्पेस रोग के जो प्रमाण है वो भी मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी थी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं और शहरी सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखें आप, ग्रामीण व शहरी सभ्यता के प्रमाण। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम कालीबंगा सभ्यता की। देखिए राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में सबसे पहली सभ्यता और सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की तो हमें पूरी डिटेल पता होना चाहिए। उसके बाद में जो सभ्यताएं आएंगी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे, लेकिन कालीबंगा सभ्यता तो हमें पूरी आनी चाहिए। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हम बताएंगे हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे। शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द। कालीबंगा की सबसे पहले जानकारी एलपी टेसीतोरी के द्वारा दी गई थी। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा और कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल बीके थापर इनके द्वारा किया गया था। कालीबंगा सभ्यता को मुख्य रूप से जो उत्खनन है वो 2 टीलों के रूप में किया गया, जिसमें से एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया। पश्चिमी टीले में उच्च या कुलीन वर्ग के लोग रहते थे ऐसा माना जाता है, और पश्चिमी टीले की जो खुदाई है वो 5 स्तरों पर की गई, जिसमें से 3 में हड़प्पा कालीन कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमाण और 2 में प्राग हड़प्पा कालीन यानी कि ताम्र युगीन सभ्यता। इसमें कालीबंगा कैसी सभ्यता है? कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर हम बात करें पश्चिमी टीले में तो समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पद्धतियाँ मिलती हैं, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। पूर्ण समाधान में मुख्य रूप से बात करें तो आयताकार कर्व होती थी और इसमें दैनिक जीवन की सामग्री इसमें साथ रखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। आंशिक समाधान में कब्र गोल होती थी और कलश समाधान में दाह संस्कार किया जाता था, यानी कि कलश में राख को भर दिया जाता था। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये जो कालीबंगा है यहाँ पर
युगल समाधान मिलते हैं, यानी कि एक साथ में दो दो व्यक्तियों को समाधान करने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं युग्म समाधान। युग्म समाधान का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से सती प्रथा की जानकारी भी हमें मिलती है, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि अगर प्राचीन समय में आपने सुना होगा ये कहावतें कि अगर किसी औरत का व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ में वो क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी, यानी कि खुद भी अपने प्राणों का त्याग कर देती थी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को एक साथ में क्या कर दिया जाता था, दाह संस्कार कर दिया जाता था। और इस प्रकार के दाह संस्कार को क्या कहा गया, युग्म समाधान कहा गया। समझ गए। इसके बारे में हम बात करें और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में, तो कालीबंगा से हाइड्रोस्पेज रोग की जानकारी मिलती है, अर्थात शल्य चिकित्सा की जानकारी कहाँ से मिलती है, कालीबंगा सभ्यता से, इंपॉर्टेंट है। दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण और मिश्रित कृषि के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से। सीधे प्रश्न आएंगे ये। कालीबंगा सभ्यता में पालतू पशु के रूप में कुत्ता। लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा सभ्यता से। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, कालीबंगा सभ्यता से। दशमलव पद्धति में बांट कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा। सेल खड़ी से युक्त मोहरे या बेलनाकार मोहरे, कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा ग्रिड पैटर्न, समकोण पर काटती हुई सड़कें भी कालीबंगा से मिली हैं। भूकंप के प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि वेदिकाएं, ग्रामीण और शहरी सभ्यता के जो प्रमाण है वो भी आपको कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कालीबंगा एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिस पर 90 पैसे के डाक टिकट जारी हुए हैं, ये भी ध्यान रखना, 90 पैसे के डाक टिकट। नब्बे पैसे के डाक टिकट जारी हुए हैं। और 90 पैसे का जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था, 1961 में जारी किया गया था। किस पर किया गया था, कालीबंगा पर। ठीक है, तो एक आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है उसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी कहा जाता है। और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। ठीक है। अगर हम कालीबंगा सभ्यता के कालक्रम की बात करें, तो कालक्रम के लिए एक पद्धति का यूज किया जाता है, कार्बन 14 पद्धति। इस कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम है वो है 2300 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है। ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं, 2300 बीसी या ईसा पूर्व। ठीक है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कालीबंगा सभ्यता के बाद में आपको ध्यान रखनी है। कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश हुआ है, इस विनाश का कारण क्या है, यानी कि कालीबंगा के विनाश का जो कारण है, विनाश का कारण वो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग माना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है KUR कैनेडी का। पूछा जा सकता है कि KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण क्या था। के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण क्या था, तो इन्होंने कहा कि कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ है। कि यहाँ पर कोई ऐसी बीमारी फैल गई थी जिसके कारण
लोगों में संक्रमण फैल गया था और उसी बीमारी के कारण ये लोग मर गए थे। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो इस प्रकार का कोई रोग फैला था वहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में, जिस प्रकार से वो कालीबंगा सभ्यता क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। लेकिन बहुत लोग इसका कारण अलग अलग मानते हैं, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं आप देखोगे वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर मिलेगी आपको। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर कोई ज़बरदस्त बाढ़ आ गई होगी इसके कारण भी। हालांकि आप जानते हैं घग्गर नदी कैसी है, एक अंत्य प्रवाह की नदी है, कुछ दूर जाके हनुमानगढ़ में दोरों में ये विलीन भी हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है विनाश का, वो माना जाता है KUR कैनेडी का, है ना। तो इन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पर कोई संक्रामक रोग फैल गया था, इसी वजह से इसका विनाश हो गया था। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको जो भी क्वेश्चन और क्वारीज हों उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, है ना। जो भी अगली क्लास होगी यानी कि सभ्यताओं का पार्ट 2 होगा, दूसरा भाग, इसमें हम और अन्य सभ्यताओं की बात करेंगे। तो इसके बारे में जो भी आपको कमेंट्स इंक्वायरी हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतना ही है, धन्यवाद।